नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। ज्योग्राफी की आज 9वीं क्लास है और हम लोग 8 क्लास जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने करी थी कहाँ से, लोकेशन से लेकर के, मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। और भारत के भूगोल को पढ़ते पढ़ते हम लोग हिमालयाज़ मतलब कि ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं और ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं, मिडिल हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं और शिवालिक हिमालय के बारे में आज चर्चा होनी है। आज का वीडियो रोज़ की तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था टीम को, तो अब वो कल थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बना देंगे जिससे कि हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन फिर भी ज़रूरी है क्योंकि शिवालिक रेंजेस को कंप्लीट करना है। शिवालिक रेंजेस मतलब हिमालय की समानांतर श्रेणियों में वह श्रेणी जो सबसे नीचे आती है, या यूँ कहा जाए कि जो प्लेन्स हैं हमारे, जो ग्रेट प्लेन्स हैं उसके ऊपर आती है। मतलब मैं इस तरह से अगर बात करूँ तो जैसे मान लीजिए आपका ग्रेटर हिमालय है, तो ये ट्रांस हिमालय का पोर्शन हो गया मान लीजिए। उसके बाद आपके पास महान हिमालय, फिर उसके बाद आपका मिडिल हिमालय और उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों जो रेंजेस हैं इसके बाद आपके हैं प्लेन्स। ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और इंडस का जो प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन के जस्ट ऊपर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हैं शिवालिक कहलाती हैं। तो हम लोग इन्हीं के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक आप समझ गए होंगे, मतलब कि ये वो रेंज है जो ग्रेट प्लेन्स के जस्ट ऊपर वाली रेंज है। ठीक है, तो जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक पर्वतमाला जो है, जिसे हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं, आउटर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है यह ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच अवस्थित है। मतलब कि ये वाला फिगर आपको समझ में आ रहा है, ये वाला देखो मिडिल हिमालय है और इसके नीचे प्लेन्स हैं और उसके बीच में अवस्थित है कौन सा, शिवालिक पर्वतमाला। ठीक है, या पर्वत श्रृंखला। इसकी चौड़ाई अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 50 किलोमीटर, और अगर आगे अरुणाचल प्रदेश में चले जहाँ हिमालय सकरा हो जाता है वहाँ पे लगभग 15 किलोमीटर। थोड़ा सा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार आपने पढ़ा था कि इधर 400 किलोमीटर, फिर उधर आपने 150 किलोमीटर पढ़ा था, राइट। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो ये मतलब ग्रेट हिमालय की बात कर रहे थे, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालय की, इसका मतलब है कि लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है और इधर जो ईस्टर्न है वो केवल और केवल कितना, 15 किलोमीटर ही उसकी चौड़ाई है। तो शिवालिक हिमालय के बारे में ये विशेषता आप ध्यान रखेंगे। अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार जो है लगभग वही 2400 किलोमीटर है, लेकिन बीच बीच में नदियों के आ जाने की वजह से, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सिक्किम से जो नदी निकल रही है या जो भूटान से रिवर निकल रही है ना, ये रिवर्स क्या कर रही हैं, इस शिवालिक हिमालय को बीच से कट कर दे रही हैं और वहाँ पर जो है वो प्लेन्स का निर्माण कर दे रही हैं। और प्लेन्स का निर्माण कर देने से देखा जाए तो ये बहुत कंटिन्यूअस रेंज के रूप में नहीं दिखती है ना, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस रेंज के रूप में दिखती है, जिसका विस्तार अगर देखें तो आप पाकिस्तान से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश या भूटान तक तो कंटिन्यूअस पाते हैं, और भूटान के बाद कुछ नदियां इसे क्या कर लेती हैं, इसे डिसकंटिन्यू कर देती हैं, बीच में उसका क्या कहते हैं वो कट गया है और रिवर्स ने अपनी प्लेन्स बना ली हैं। तो भूटान तक तो कंटिन्यू है लेकिन ये फैले आगे भी हैं ना, इस तरह से आगे हैं, मतलब नदियों के प्लेन की वजह से वो दिख नहीं रहे ना, बहुत डिसकंटिन्यू हो गए, ऐसा थोड़ा सा समझ के रखना है। 900 से 1100 मीटर की इनकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये पश्चिम में किस पठार से, पोटवार पठार कहाँ पे है, पाकिस्तान से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का जो पठार है, कौन सा पठार, पोटवार पठार, और ये लेकर के आगे ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर तक फैले हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब आप देख रहे हैं, आप एक नदी है जो मानसरोवर से ही निकल रही है, कैलाश मानसरोवर से ही, और ये आकर के यहाँ सिंटेक्सिकल बेंड से दिहांग और दिबांग के रूप में प्रवेश कर रही है। जिस दर्रे से ये प्रवेश कर रही है उसका क्या नाम है, योंगयाब दर्रा है। अगर इसी के थोड़ा सा आगे चले आएँ तो यहाँ चाइना से कनेक्ट करता हुआ म्यांमार, चाइना और भारत के बॉर्डर पर अवस्थित एक दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा। दर्रा जो है कुछ और नहीं है, पहाड़ों के रास्तों को जो है वो हम लोग दर्रा कहते हैं, जिसे ला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपने सुना होगा लनकला, छांगला, इमिसला ना, ऐसे ही आप कई बार क्या कहते हैं, पास के नाम से जानते हैं ना, दर्रे को ही पास के नाम से जाना जाता है।
तो बोमडीला ना, ऐसे भी कई बार ला के नाम से भी और पास के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये योंग्याब दर्रे से जो है प्रवेश करती है नदी, और इसी नदी तक देखा जाए तो विस्तार किसका है, शिवालिक पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो यहाँ से प्रवेश करती है भारत के रीजन में, यहाँ से ये यहाँ पर मतलब बीच में ही रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप बनाती है, जो कि किसी भी नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप उस द्वीप का नाम बताइए कि इस द्वीप का नाम क्या है, जो किसी भी नदी द्वारा बना सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये इमेज आपके लिए रखी गई है, मतलब पाकिस्तान का पोटवार पठार से लेकर के और ये भूटान तक तो कंटिन्यूअस दिखते हैं, और उसके बाद बीच में आप देख रहे हैं कुछ रिवर्स यहाँ पर क्या है, बीच में आ गई हैं, जिससे कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू थोड़े से हो गए। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत से गंडक नदी तक 1200 किलोमीटर से अधिक लंबी निचली पहाड़ियों की एक सतत श्रृंखला के रूप में चलती है। लेकिन बीच में कौन कौन सी नदियां, गंडक नदी जैसे है, ठीक है, तीस्ता नदी है, ठीक है, इसके बीच में जो है जितनी भी उसकी स्ट्रीम्स हैं, रैडाक नदी देख लिया जाए तो इनके बीच में ये बड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है, और इतनी डिसकंटिन्यू हो जाती हैं कि डिसकंटिन्यूअस रेंज होने के कारण जो है वहाँ पर बड़ा सा मैदान का निर्माण हो गया है, और वो बड़े से जो मैदान वहाँ पर निर्मित हुए हैं वही जो है वो एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस रेंज को दिखाते हैं। मतलब जैसे मानिए यहाँ तक रेंज कंटिन्यू है और बीच में मान लीजिए मैदान बन गया है, तो यहाँ पर भी जो है रेंज कंटिन्यू है और बीच में एक गैप दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं इस बात को और थोड़ा सा समझाऊं तो आपने कई बार सुना होगा गारो राजमहल गैप के बारे में। गारो राजमहल गैप का मतलब है हम जो डेक्कन में हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो फैली हुई हैं, और बीच में जो है एक बड़ा सा गैप बन गया है। इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं और उधर देखा जाए ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो गारो जो पहाड़ियां हैं, गारो और राजमहल पहाड़ी के बीच में जो है वो एक बड़ा सा मैदान बन गया है, जिसे हम लोग गारो राजमहल गैप के रूप में देखते हैं। वैसे अगर जैसे ये पूरा का पूरा भारत देखा जाए तो ये जो कंटिन्यूअस ये जो रेंजेस है ना, यहाँ पर जो है मान लीजिए गारो है और यहाँ राजमहल है, तो राजमहल और गारो के बीच में एक प्लेन बन गया है, तो इसी को गारो राजमहल गैप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ियाँ जो है वो कंटिन्यू मेघालय तक नहीं है, लेकिन बीच में इतना निक्षेपण हो गया है, इतना डिपोजिशन हो गया है कि वो पहाड़ियाँ दिखती नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा है, और इसी तरह से एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि जो मेघालय है, मेघालय की जो चट्टान है वो डेक्कन के प्लेटू से जो है वो मैच करती है, क्योंकि एक्सटेंशन तो वही है, एक्सटेंशन तो वही है, बस बीच में गारो राजमहल का एक गैप बन गया है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो क्या कर देती हैं, डिपोजिशन कर देती हैं, और जिससे कि क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा वहाँ पे गैप का निर्माण हो जाता है। उसी से ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस रेंज हो जाती है। इसी बात को आपको समझना था। मैप से आप यहाँ समझ सकते हैं, इसका मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूअस है भूटान तक, कुल ये 2400 किलोमीटर की एक रेंज है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी कटी हुई है, और ये कटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है, और रिवर्स वहाँ पे क्या बना दे रही है, प्लेन। आपको दिख रहा होगा बहुत हल्का सा, लेकिन जब हम इसको वास्तविकता में देखेंगे ना तो ये बहुत लंबा प्लेन है। ठीक है, जिससे कि डिसकंटिन्यू ये रेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स आपके लिए, जैसे यहाँ पे गंडक रिवर है ये, ठीक है, ऐसे ही ये तीस्ता रिवर है ना, ऐसे ही रैडाक रिवर का भी एक इमेज जो है वो आपके लिए रखी गई है ना। ये बहुत क्लियर तो नहीं है, आप चाहें तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं ना रैडाक रिवर को। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि रैडाक रिवर को भूटान में ना एक अलग नाम से जानते हैं, तो रैडाक रिवर का भूटान में क्या नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता तो गूगल पे सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। अगर हम लोग बात करें तीस्ता से आगे, तीस्ता नदी और रैडाक नदी की घाटियां जो हैं 80 से 90 किलोमीटर का एक गैप बनाती हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्लेन है, 80 से 90 किलोमीटर का एक गैप बनता है। और यहाँ से आगे देखा जाए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा डिसकंटिन्यू हैं। असंतत का मतलब है कंटिन्यू नहीं है, या यहाँ तक कि कहा जाए कि कई स्थानों पर ये मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब समझिए, ऐसे मान लीजिए कोई एक कंटिन्यूअस रेंज है और यहाँ पर मान लीजिए कि क्या बन गया है, वो मैदान बन गया है, प्लेन बन गया है। तो अगर देखा जाए तो इसके बाद मतलब कि हम लोग जहाँ से बात कर रहे हैं कि
तीस्ता नदी या रैडाक नदी के आगे देखें तो जो रेंजेस हैं ना वो लगभग विलुप्त सी हैं, थोड़ी बहुत दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उन पे बहुत बड़ा क्षेत्र में नदियां जो हैं वो क्या कर दी हैं, जलधाराएं, और वहां पे प्लेन का निर्माण कर दी हुई हैं। तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, यही आपको देखना था। तो ये रैडाक रिवर और तीस्ता रिवर का एक इमेज, दो अलग अलग इमेजें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि मतलब क्या पूरा मामला है। पूर्वोत्तर भारत से नेपाल तक फैली हुई जो शिवालिक पर्वतमाला है ना, इसमें बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि अगर चारों पर्वत श्रेणियों में देखा जाए तो जो सबसे लोअर मतलब शिवालिक की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से ये ज़्यादा नज़दीक होगी। 0 डिग्री से ज़्यादा नज़दीक होगी तो निश्चित तौर पे बारिश भी ज़्यादा उसको मिलेगी, और ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा होगा। तो पर्वतों का होना यहाँ पर स्वाभाविक है, ठीक है। हालांकि ऊपर ऊंचाई में बढ़ते चले जाइए तो उसकी तुलना में बाकी क्षेत्रों में जो है ऊपर के मतलब मिडिल हिमालयाज़ में या ग्रेटर हिमालयाज़ में और या तो ट्रांस हिमालय में उतने ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाए जाएंगे ना। वेजिटेशन क्योंकि नीचे ज़्यादा तापमान मिल जाता है और तापमान की तुलना में जो है तापमान से बारिश भी मिल जाती है। और अगर ऊपर के माउंटेन की तुलना में अगर शिवालिक को देखा जाए तो ये ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी के कारण नेपाल के पश्चिम की और वन क्षेत्र कम हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर भारत के मानसूनी पैटर्न को हम लोग देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है वो मानसून कुछ इस तरह से आता है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं होती हैं ना। अब इसका पूरा कारण क्या है कि कैसे वो 0 डिग्री क्रॉस कर जाती हैं। 0 डिग्री क्रॉस करने से कैसे उन पर कोरियोलिस बल लग जाता है, और कोरियोलिस बल की वजह से क्या होता है, कैसे वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं अपने दाहिने तरफ ना, ये सब बात करेंगे। तो ये जो चीज़ वो धाराएँ हैं ना, ये आगे जाकर के बारिश करते हैं। अब जरा सा देखिए, एक शाखा तो कौन सी हो जाती है, ये वेस्टर्न घाट वाली, मतलब कि केरला जो सबसे पहले बारिश वो ऑब्जर्व करती है, और एक जो है आगे निकलती है, इसे बे ऑफ बंगाल का एक स्ट्रीम बोल सकते हैं, और ये आगे जाकर के ना ऐसे बारिश करते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर देखिए बारिश कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर मिलता नहीं है। यहाँ से भाई इधर बे ऑफ बंगाल से जो है मॉइस्चर लिया और यहाँ आकर के क्या कर दिया, मॉइस्चर जो है वो बारिश में प्रेसिपिटेशन के द्वारा कम होता चला गया। यहाँ आते आते बादल का पानी खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर ये जब वापस आते हैं तो यहाँ से फिर बारिश पानी लेते हैं और तमिलनाडु में बारिश करते हुए वापस चले जाते हैं। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जब वर्षा में कमी हो जाती है तो वेजिटेशन में भी थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी। तो अगर कभी स्टेटमेंट में दे दे कि पूर्व से पश्चिम की ओर शिवालिक में जो है वेजिटेशन थोड़े से कम होते जाते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेपाल के पश्चिम की ओर, अब भैया यहाँ से देखोगे तो मतलब नेपाल के पश्चिम की ओर आओगे तो इसका मतलब है पश्चिम की ओर कम होते जाएंगे वेजिटेशन। कारण है वर्षा की मात्रा में कमी होती चली जाएगी, ठीक है। ये कुछ इमेजें हैं आपके लिए। दक्षिणी ढलानों पर खड़ी, मतलब जैसा हिमालय का ढलान है वैसा ही शिवालिक का भी, ऐसा ध्यान रखिएगा, असिमेट्रिकल है। इसका मतलब है कि नॉर्थ की तरफ अगर देखा जाए तो नॉर्मल ढाल है, और साउथ की तरफ मतलब इंडियन साइड देखा जाए तो बहुत स्ट्रेट जो है स्टीप स्लोप पाई जाती है ना। जैसे हिमालय का ढाल है वैसा ही जो है वो इसकी तरफ भी है, वही चीज़ें लिखी गई हैं। दक्षिणी ढलानें खड़ी हैं जबकि उत्तरी ढलानें कैसी हैं, नरम है, मतलब कि स्टीप स्लोप किधर है, इधर है, और जो नॉर्मल स्लोप है वो इधर है, ठीक है। ये बात हम लोग हिमालय पढ़ते हुए भी समझे हुए थे, ठीक है। चलिए, ये कुछ रीजन्स में अलग अलग हिल्स के नाम हैं, मतलब जैसे शिवालिक को जम्मू क्या कहते हैं हिल्स कहा जाता है, कहाँ पे, जम्मू रीजन में। इसी को शिवालिक हिल्स कहा जाता है, किसमें, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो शिवालिक्स को डिफरेंट नेम्स से अलग अलग रीजन्स में जाना जाता है। इसको जो है धांग रेंज एंड क्या कहते हैं धुंधवा रेंज कहा जाता है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। और इसे चूरिया घाट हिल्स कहा जाता है, कहाँ पर, नेपाल में। चूरिया घाट हिल्स किसका भाग है, तो ये भैया शिवालिक का भाग है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर हम शिवालिक पर पढ़ते हैं तो दून और द्वार तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। दून और द्वार एक्चुअली हैं क्या, आप कई बार सुने होंगे कि देहरादून जो है वो दून है, ठीक है। ऐसे ही कई द्वार भी आपने सुना होगा। निश्चित तौर पर आपके मन में हरिद्वार आ रहा होगा ना। हरिद्वार जो है वो द्वार नहीं है जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हरिद्वार तो एक तरीके से रिलीजियस व्यू में ये कहा जाता है कि इट इज़ अ डोर। द्वार का मतलब दरवाजा हो जाता है, तो हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु तक जाने का जो रास्ता है वो हरिद्वार कहलाता है, मतलब उसका रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, उसका जो है ये दून और द्वार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम दून और द्वार के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये समझिए ये शिवालिक निर्मित कैसे हुआ है। तो शिवालिक का निर्माण ऐसा माना जाता है कि नदियों के द्वारा
नदियों के द्वारा जो बहा करके लाए गए अवसाद थे, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो सेडिमेंट्स थे ना, बड़े बड़े पत्थर थे, वो आकर के जो है वो इकट्ठा होते चले गए, ठीक है। और ये इकट्ठा होकर के जो है एक बॉर्डर की तरह काम करने लगे। कई बार बॉर्डर की तरह काम करते करते इन्होंने नदियों के रास्ते को भी ब्लॉक किया, और नदियों के रास्ते को ब्लॉक किया, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा रिवर का क्षेत्र है। अब यहाँ पे अगर नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया तो ये वाटर तो इसी के अंदर कैप्चर हो जाएगा। फिर समय बीतने के साथ नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और नदियां कुछ ऐसे बहने लगी जो इधर से आ रही थी। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो झील की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। आने वाले समय में ये झील ड्रेन कर जाएगी या तो सूख जाएगी, और अगर झील ड्रेन कर जाएगी या सूख जाएगी तो ये खाली स्थान हो जाएगा, नदियां इसके बगल से ही जा रही हैं। तो एक तरीके से ये स्थान जो है वो द्वार या दून की तरह निर्मित हो जाएगा, ठीक है। द्वार और दून में अगर बात किया जाए तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच ना कुछ ऐसे खाली स्थान है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि द्वार भी नहीं कहते हैं, लेकिन द्वार का रीजन ईस्टर्न साइड में है ना, तो हम जब वेस्ट की बात करें तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, द्वार दून के बारे में। देखो दून और द्वार में ऐसे ही निर्माण दोनों का होता है, बट दून का मतलब है वेस्ट साइड में और द्वार का मतलब है ईस्ट साइड में। द्वार हो या द्वार हो, परेशान मत होइएगा, ईस्टर्न साइड में जो है उसे द्वार के नाम से जानते हैं। तो दून जो है किसके बीच में है, तो भैया शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, दून कभी इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बाढ़ के मैदानों का हिस्सा थे। मैंने बताया ही कि ये जो है यहाँ पर रिवर्स फ्लो किया करती थी, बाढ़ आती थी तब पर भी यहाँ पे इफेक्ट होती थी चीज़ें, लेकिन समय के साथ जो है निक्षेपण होते चले गए, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले गए, रास्ता ब्लॉक हुआ, नदियों ने अपना स्थान वो वे बदल दिया, यहाँ से कट करके बहने लगी, और मतलब माउंटेन को कट करके, और ये रीजन जो है छूट गया लेक की तरह, और धीरे धीरे वो लेक ड्रेन कर गई और फिर जो है या सूख गई और फिर वो द्वार या दून में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो देहरादून सबसे बड़ा दून है, इस बात को ध्यान रखना, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर है। अगर आप कभी मसूरी जा रहे होंगे तो आप देहरादून से होके ही गुजरेंगे, तो देहरादून आप देखेंगे ना, तो देहरादून उस रीजन को कहा जाता है जहां कभी नदियां उधर से बहा करती थी, या नदियों में जब बाढ़ आया करता था तो उस क्षेत्र को ढक लेता था। आप कई बार देखो नदी के आसपास का क्षेत्र बड़ा सा क्या कहते हैं, नदियों के बाढ़ में ढक जाता है, वैसा ही वो क्षेत्र था। लेकिन समय के साथ जब शिवालिक का निर्माण हुआ तो शिवालिक का निर्माण हुआ और साथ में कुछ ब्लॉकेड्स हो गए रिवर्स के रास्ते में, रिवर्स ने अपने रास्ते बदल दिए और एक झील के रूप में वो पूरा वाटर जो है वो ब्लॉक हो गया। आने वाले समय में क्या हुआ कि वो वाटर किसी भी वजह से, चाहे वो ड्रेन करके रिवर्स में चला गया या सूख गया, और वो एक बड़ा प्लेन बन गया, जिसे आप क्या कह रहे हैं, दून या द्वार कह रहे हैं। तो भैया दून और द्वार में सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। 35 से 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 22 से 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो ये देहरादून का रीजन है। आप कभी जाइएगा तो वहाँ पर रुक करके सोचने और समझने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे एक्चुअली बना होगा, ठीक है। वहाँ के हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हिमालय की तेज बहने, वही जो मैंने बताया वही चीज़ है, तेज बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए समूह, जैसे रेत, पत्थर, गाद, बजरी, मलबा, इन सब से निर्मित हुआ है ना, ऐसा माना जाता है, राइट। शिवालिक हिल्स जो है फॉर्म हुई थी किसकी वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से, बहुत सारे कॉन्ग्लो मिरेट्स की वजह से, जैसे कि सैंड है, स्टोन है, सिल्ट है, ग्रेवल है, डेबरीज है, ठीक है। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें तो दून के बाद हम लोग किधर चले आते हैं, हम लोग द्वार के बारे में आते हैं। ये जो ये सर्कल बना हुआ है ना, ये दून को ही दिखा रहा है कि मतलब ये क्षेत्र है जो दून के रूप में निर्मित हुआ। अब आगे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था कि जो वहाँ पे ब्लॉकेड होगा, बहने वाली नदियाँ अपने रास्ते बदल देंगी, रास्ते बदलने के बाद वो झीलें बन जाएंगी, झीलें बनने के बाद में वो दून या द्वार बन जाएंगे ना। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको ओरली बता चुका हूँ। अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो जो नंबर अभी आगे चल के हम बताएंगे वहाँ पर बात करके PDF को ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं ना, जो आपको ठीक लगे। जैसे जैसे रिवर्स ने, ये वही सारी कहानी है कि धीरे धीरे वो काटती गई, झीलें सूख गई और मैदान पीछे रह गए, जिससे पश्चिम में दून, ठीक है, और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। वही बातें जो हमने आपको एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। ये सुंदर सा व्यू है, आप कभी जाइएगा तो ऐसी फ़ोटोज़ खींच के ले आ सकते हैं, ठीक है। द्वार के बारे में बात करें तो भैया ये ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी हिमालय की तलहटी में भूटान के आसपास उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। द्वार जो है वो ईस्टर्न रीजन को कहा जाता है, वेस्टर्न रीजन को क्या कहते हैं, दून कहते हैं। द्वार का सही मतलब क्या है, दरवाजा।
भूटान के आसपास पूर्वी हिमालय में दर्रे की तरह है। दर्रा जैसे रास्ता होता है, पास मतलब रास्ता होता है, इसी को ला भी बोलते हैं, शिपकीला, बारालाचाला ना, ऐसे आप कई बार सुनते हैं। तो वैसे ही एक रास्ता है, ठीक है। पश्चिमी द्वार उत्तरी पश्चिम बंगाल में स्थित है और तराई का एक हिस्सा है, ठीक है। ये दुवार्स, दुवार्स आप कई बार सुनेंगे ना, तो ये ईस्टर्न रीजन में है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है पश्चिमी हिस्सा दून कहलाता है या पूर्वी हिस्सा दून कहलाता है, ठीक है। तो शिवालिक में बहुत छोटी सी क्लास थी और आज की क्लास इतनी ही रहेगी। कल कोशिश करी जाएगी कि कुछ लंबी क्लास कर ली जाए, और ताकि जो है आज वाला जो थोड़ा सा समय बच रहा है वो कवर कर लिया जाए। जैसा भी होगा अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं सर? हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय, उसके फैक्ट्स, ग्रेटर हिमालय उसके सारे फैक्ट्स, और क्वेश्चन भी कर रखा है हर उसमें वीडियो में लास्ट में क्वेश्चंस हैं ना, आप उसे जा करके कंप्लीट कर सकते हैं। आज क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि अभी पूर्वी हिमालय बचा हुआ है, और पूर्वी हिमालय को कंप्लीट करके शिवालिक और पूर्वी हिमालय के जो क्वेश्चंस होंगे वो करा देंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी माउंटेन क्या कहते हैं पीक्स है ना, उनको भी याद करना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। नॉर्थ टू साउथ उनका जो क्रम होता है, वेस्ट से ईस्ट का क्रम होता है, जो पेपर में पूछे गए हैं ना, उन्हें आपसे डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमने हिमालय लगभग कंप्लीट कर लिया है, ईस्टर्न हिमालयस को छोड़ करके, पूर्वांचल वाली पहाड़ी को छोड़ करके, ठीक है। ये एक फ्री बैच है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आप आज 9वीं क्लास कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों में से शेयर किया करिए ज़रूर, दूसरे को, जिसको भी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हो उन्हें बताया करिए। साथ ही साथ आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपके इस कमेंट से, आपको लगता होगा एक कमेंट से कुछ नहीं होता, आपके कमेंट से ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है टीम, वो टीम में जो काम कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि हाँ लोग अच्छा समझ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है ये चीज़ें पढ़ने में, तो वो और मेहनत से आपके लिए और अच्छी स्लाइड में आते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग भी एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी एनर्जी का डिपेंडेंसी किस पर है? आपके कमेंट्स पर है, आपके रिस्पॉन्स पर है, आपके व्यूज़ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मतलब कि यू पीपल, हम लोग आपको कंटेंट से सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं, जैसे आप फ़ोन से ही कम से कम एक दूसरे को शेयर करके चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं ना, इतना किया करिए। आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, TCS पाठशाला सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आपको PDF से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर 9125303091 पर फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात रही आज की क्लास के लिए, कल बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो।